हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट कोड BHIE 142, जिसका सब्जेक्ट नेम है आधुनिक पूर्व एशिया का इतिहास, जापान 1868 से 1945 तक। तो इस सब्जेक्ट में जापान के विषय में क्वेश्चन आंसर होंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। इस सब्जेक्ट कोड का ये हम आपके लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। इससे आप अपने एग्जाम में ईजिली पासिंग मार्क्स ला पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे ये जो PDF आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है, इसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन यही है कि आप हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके कंप्लीट इग्नू के स्टडी जर्नी में हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे हम आपको सेट 1 फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। इसका एक सेट 2 भी है जो कि पेड है, और पेड प्राइस इतना कम रखा गया है कि आप स्टूडेंट्स को परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो जो भी स्टूडेंट सेट 2 को परचेज करना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप उस PDF को परचेज कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन और आंसर को। तो PDF में बने रहें वीडियो में। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सेट 1 आपको किस प्रकार से ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्वेश्चन 1 है आपका, तोकुगावा दाइम्यो हान व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो तोकुगावा, अगर हम काल की बात करें तो जापान में ये 1603 से 1868 के बीच में रहा, और इस समय एक व्यवस्था लागू की गई जिसे कि हान व्यवस्था कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमारे देश के बारे में आप जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको समझें, ताकि आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ पाए। हमारे देश में जो सत्ता चलती है वो चलती है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। जो मुख्य जो इसका पहलू है वो केंद्र सरकार है, और छोटे छोटे जो प्रशासनिक हमारे केंद्र है वो राज्य सरकार है। तो ठीक इसी प्रकार से जापान में भी एक व्यवस्था लाई गई जिसे हान व्यवस्था कहा जाता है। हान व्यवस्था में क्या किया गया कि जापान का जो प्रदेश था उसको कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, और इस छोटे छोटे जो टुकड़े बांटे गए, यहां पे शासन चलाने के लिए दाइम्यो की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो यहां पे जो प्रशासन चलाता था उसे दाइम्यो कहते हैं। ठीक है, और जो वहां का केंद्र सरकार था वो था शोगुन। ठीक है, तो शोगुन उस समय की केंद्रीय शक्ति थी, और जो राज्य स्तरीय शक्ति थी वो दाइम्यो था। और दाइम्यो को जो है उस समय प्रशासनिक शक्तियां दी गई, सैन्य शक्तियां दी गई, और न्यायिक शक्तियां भी दी गई, ताकि वो अपने क्षेत्र का अच्छे तरीके से कार्य कर सके और अपने राज्य को या अपने प्रदेश को अच्छे तरीके से चला सके। तो ये जो हान व्यवस्था थी, इसके कुछ हमें लाभ और फायदे और नुकसान दोनों देखने को मिले, तो उसी को अब हम यहां डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर इसके हम सकारात्मक पहलू के देखें तो इससे एक सकारात्मक पहलू आया कि स्थिरता और शांति संवर्धन को हेल्प मिला। यानी कि जो प्रांत था, छोटे छोटे प्रदेश थे, उनके बीच में एक शांति आ गई। ठीक है, शांति इसलिए क्योंकि जो अनेक प्रांत थे छोटे छोटे, तो सत्ता के लिए क्या होता था कि उनके बीच में संघर्ष होता रहता था, आंतरिक तौर पे वो लड़ते रहते थे। लेकिन जब ये आपकी व्यवस्था आई, तो इस व्यवस्था के बाद, हान व्यवस्था के बाद, दाइम्यो की नियुक्ति कर दी गई, और सभी को अपने अपने क्षेत्र दे दिए गए, और अपनी अपनी क्षेत्रों में उनको सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, और शांति तरीके से और स्थिर तरीके से वातावरण बनाते हुए अपने प्रांत में संचालन करना था अपने कार्य का। तो ये इसका पहला पॉजिटिव इफेक्ट आया। दूसरा आया आपका स्थानीय शासन में लचीलापन आया। तो इससे देखते हैं कि जो हान व्यवस्था थी उसमें दाइम्यो को अपनी, क्योंकि नीतियां बनाने की उसको फुल फ्रीडम थी, जो दाइम्यो था, तो वो चाहे तो अपने प्रशासनिक सुधार के लिए उसको जो भी नीति अपनानी हो वो अपना सकता था, जिसके वजह से वहां पे स्थानीय शासन में हमें लचीलापन भी देखने को मिलता है। फिर सामाजिक संरचना का स्थायित्व इससे देखने को मिलता है। इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये पड़ा कि उस समय का जो किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग और शिल्पकार वर्ग जो था, उसने अपनी अपनी भूमिका निभाने का उसको अवसर मिला, और सामाजिक संरचना में स्थिरता आई, और सामाजिक संरचना जो है वो व्यवस्थित रूप से काम करने लगी। वहीं इसके अगर हम नकारात्मक पहलू की बात करें तो इसके साथ ही साथ हमें इसमें नकारात्मक पहलू क्या देखने मिले कि जो अन्य दाइम्यो थे उनके बीच में शक्ति के लिए संघर्ष होने लग गया। सभी दाइम्यो जो थे वो क्या चाहते थे कि हम अपना अपना क्षेत्र विस्तार करें,
अपने राज्य को या अपने प्रांत को और बड़ा करे, जिसकी वजह से ये अनेक दाइमों के बीच संघर्ष होते चले गए और ये आपस में ही लड़ने लग गए और वहां की शांति व्यवस्था भंग हो गई। इसका दूसरा नुकसान यह हुआ कि केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। जो केंद्रीय शक्ति मैंने आपको बताया था, शोगुन थी केंद्रीय शक्ति, केंद्र सरकार थी, तो क्योंकि शोगुन ने दाइमों को नियुक्त कर दिया और दाइमों को सारे अधिकार दे दिए गए, उसको सारे अधिकार में प्रशासनिक क्षमता दे दी गई, सैनिक क्षमता दे दी गई, उसके अलावा अपने एरिया में न्याय व्यवस्था को देखने के लिए भी ये भी अधिकार उसको दे दिए गए, जिसकी वजह से वहां का जो केंद्रीय शक्ति शोगुन था वो कमजोर पड़ गया। इसके अलावा इसका एक और नेगेटिव इंपैक्ट आया, वो था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भरता। दाइमोई जो था उनके अधीनस्थ जितने भी क्षेत्र थे वो सारे कृषि उत्पाद पे आधारित अर्थव्यवस्था थी और समय के साथ साथ ये अर्थव्यवस्था पुरानी पड़ती गई, जिसकी वजह से जापान में जो अर्थव्यवस्था की विविधता थी, जो औद्योगिकरण थी, उसमें बहुत अधिक समय लग गया। औद्योगिकरण बहुत देर से आया क्योंकि ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, जिसकी वजह से क्षेत्रों में हमें आर्थिक पिछड़ापन देखने को मिलता है। तो आई होप आप ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछता है मेजी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। तो मेजी राजनीतिक व्यवस्था जापान की एक नई राजनीतिक व्यवस्था थी। जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था थी वो क्वेश्चन 1 में पढ़ा हमने, जिसमें कि सत्ता का केंद्र सोंगुतन होता था और जो छोटे छोटे प्रांतों में उसको शक्तियों का विभाजन किया जाता था। लेकिन यहाँ पे अब व्यवस्था चेंज हो चुकी थी और ये व्यवस्था जापान में चेंज होती है 1868 में, जब मेजी पुनर्संरचना लाया गया। तो मेजी पुनर्संरचना या मेजी राजनीतिक व्यवस्था में देखते हैं कि जापान के एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसमें कि जो पुरानी व्यवस्था थी, सोगुतन व्यवस्था थी, जिसके अंदर शक्तियों का बंटवारा किया गया था दाइमोए और सोगुतन के बीच में, तो इस सामंती व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया और सामंती व्यवस्था को जब समाप्त करके नई व्यवस्था लाई गई तो इसी को मेजी राजनीतिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो जो मेजी राजनीतिक व्यवस्था थी ये अधिक केंद्रीकृत थी और औद्योगिक और आधुनिक राज्य की नींव रखी इसने। ठीक है, पहले का जो राज्य था वो सामंती ढांचे पे था, जिसमें कि छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिए गए और सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं था और ना ही उसका कार्य प्रणाली अच्छी थी। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में जो मेजिक राजनीतिक व्यवस्था आई उसने एक नई प्रकृति को जन्म दिया, आधुनिक राज्य की नींव रखी। तो इसी को अब हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। तो जो नई व्यवस्था थी इसने क्या किया कि सामंती शासन से संवैधानिक शासन की ओर परिवर्तन किया। ठीक है, तो मेजी व्यवस्था में देखते हैं कि इसने जो पुरानी दाइमोए जो कि क्षेत्रीय शासक था उसको समाप्त किया और उसको समाप्त करने के साथ साथ उसने सामंती शासन को समाप्त करने के साथ नई शासन व्यवस्था की बहाली की, जिसमें जो सत्ता का केंद्र होता था वो सम्राट होता था, सारी शक्ति सम्राट के हाथ में होती थी और वही सारी प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करता था एकीकृत सरकार के द्वारा। फिर इसमें देखते हैं हम मोइजी शासन प्रणाली में कि इसमें हमें केंद्रीय सरकार और सृजन का केंद्रीकरण देखने को मिलता है। ठीक है, केंद्रीय सरकार इसमें हमें देखने को मिलती है। तो जो मोइजी व्यवस्था थी इसके अंदर क्या किया गया कि पूरे देश में केवल 47 प्रांतों को बनाया गया और इन 47 प्रांतों में जो शासन व्यवस्था थी उसका सबसे हेड तो मोइजी ही था। ठीक है, लेकिन इन प्रांतों को देखने के लिए, देखरेख के लिए सरकार ने ही अपने अंडर में गवर्नर नियुक्त किए। ठीक है, तो इन प्रांतों का एक एक गवर्नर होता था जो कि सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया जाता था और वो पूर्ण रूप से जो सम्राट होता था, जो सरकार होता था, उसी के नियंत्रण में होता था। लेकिन हमने पुरानी व्यवस्था में क्या देखा था कि हमने जो दोइमोई था उसको पूरी स्वतंत्रता थी, लेकिन यहाँ गवर्नर को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, वो कार्य अपने सम्राट के आदेश अनुसार ही करता था। फिर हम देखते हैं इस मोइजी शासन प्रणाली में, तो इसमें हमें संविधान और कानून की स्थापना देखने को मिली। इसी वक्त 1889 में 1889 में हमें जापान का पहला संविधान देखने को मिलता है, जिसे मोइजी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है और इसे लागू किया गया। और इस संविधान के लागू होते ही जो राज्य का सर्वोच्च होता था वो सम्राट होता था और सम्राट के हाथ में ही सारी शक्तियां होती थी। और राज्य परिषद, इसमें देखते हैं कि कुछ संसद परिषद, जो परिषद थी उनकी भी रचना की गई, जिसमें कि राज्य परिषद होता था, प्रतिनिधि सभा होता था और उच्च सदन होता था। ठीक है, तो इन
राज्यों को अब आधुनिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से लागू किया गया। इसके अलावा मोइजी शासन व्यवस्था में हमें औद्योगिकरण और सैन्य आधुनिकीकरण देखने को मिलता है। तो मोइजी शासन जो था उसने ना केवल उद्योग धंधों को देशों में एस्टेब्लिश करना शुरू किया, बल्कि अपने सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना शुरू किया। उसने रेलवे के क्षेत्र में, संचार नेटवर्क के क्षेत्र में और औद्योगिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्माण किए, अपनी एक विशाल नौसेना का निर्माण किया और टेक्निकल सहायता के लिए उन्होंने पश्चिमी जो सैन्य विशेषज्ञ थे उनको भी अपने देश में लाया और उनकी हेल्प ली। इसके अलावा देखते हैं कि मोइजी प्रणाली में राजनीतिक और सामाजिक सुधार देखने को मिलता है। राजनीतिक और सामाजिक सुधार इस प्रकार से होता है कि राजनीतिक तौर पे तो हमने देख लिया, जो छोटे छोटे प्रांतीय शक्तियां थी उनको समाप्त कर दिया गया और एक केंद्रीकृत शासन की स्थापना की। और सामाजिक सुधार में देखते हैं कि इन्होंने शिक्षा में विशेष काम किया, शिक्षा के सुधार में काम किया और महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भी विशेष प्रयास किए। इसके अलावा पश्चिमीकरण और पारंपरिक संतुलन को बनाए रखने का मोइजी व्यवस्था में प्रयास किया गया। यानी मोइजी जो शासन प्रणाली था उसमें पश्चिमी तत्वों को तो अपनाया, लेकिन उसके साथ साथ जापान की जो अपनी संस्कृति थी उसको भी बनाए रखा गया, उसको इन्होंने नहीं मिटाया। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपसे पूछता है जापान की पूर्व आधुनिक अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता और मोइजी काल में इसके रूपांतरण की चर्चा कीजिए। यानी आपको डिफरेंस बताना है कि जापान की पूर्व आधुनिक अर्थव्यवस्था कैसी थी और मोइजी काल में इसमें क्या क्या परिवर्तन आया, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, पहले 2 क्वेश्चन से ही आपको हिंट मिल गया होगा। तो जापान का जो पूर्व आधुनिक अर्थव्यवस्था थी, जिसमें कि हमने देखा कि उसका हेड जो होता था वो तोकुगावा शोगुतन था और उसका कालखंड था 1603 से 1868 तक। लेकिन जो मोइजी काल था वो था 1868 से 1912 तक। तो इनके बीच में हमें अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भिन्नता देखने को मिलती है। जो पूर्व आधुनिक अर्थव्यवस्था थी वो मुख्यतः किस पे आधारित थी? कृषि पे आधारित थे। उनकी अर्थव्यवस्था का सारा केंद्र कृषि पे होता था और ये एक सामंती व्यवस्था और सामंती ढांचे के अनुसार काम करती थी। लेकिन जो मोइजी काल रहा, इसमें हम देखते हैं कि ये एक आधुनिक अर्थव्यवस्था थी जिसमें आधुनिकीकरण और साम्राज्यवादी शक्तियों को विशेष महत्व दिया गया। तो इसी को अब हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो पूर्व आधुनिक अर्थव्यवस्था थी जापान की, वो कृषि आधारित थी। इसमें जो अधिकतर जनसंख्या थी वो केवल कृषि में लगी थी और कृषि का जो इनका मुख्य केंद्र था वो चावल था। मुख्य रूप से ये चावल की खेती किया करते थे। और यहां पे देखते हैं तो शक्तियों का बंटवारा क्षेत्रीय तौर पे किया गया था, जिसमें दोईमुई जो था शासक होता था, ठीक है। और यहां पे अधिकांश जो भूमि थी वो सामंती प्रणाली के अंतर्गत थी और सामंती मालिकों के हाथ में ये सारी भूमि थी और किसान जो थे वो छोटे छोटे जमीनों पे कृषि करते थे और उनको भारी टैक्स चुकाना पड़ता था। तो ये था आपका पूर्व आधुनिक अर्थव्यवस्था का कृषि आधारित केंद्र। इसके अलावा इसमें हमें सामंती संरचना देखने को मिलता है, जिसमें कि देखते हैं कि समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें समुराई, किसान, कारीगर और व्यापारी आदि शामिल थे। और जो समुराई वर्ग था उसको विशेषाधिकार प्राप्त था और जो किसान था उसे भूमि पे काम करना पड़ता था और उन्हें कर चुकाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी। इसके अलावा अगर पूर्व जापान की आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखते हैं कि पूर्व जापान में कृषि के अलावा वहां पे हस्तशिल्प होता था और हस्तशिल्प व्यापार का जो है प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ऐसे में हम देखते हैं कि जो हस्तशिल्प था उसमें सिल्क, कपड़ा और लोहे की वस्तुओं का और कागज की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था और ये सारे उद्योग थे। अगर परिवहन की बात करें तो पूर्व आधुनिकीकरण जो था जापान में, उसमें हमें परिवहन सड़कों के रूप में और जल मार्गों के रूप में देखने को मिलता था और इन्हीं क्षेत्रों से व्यापार किया जाता था। अब हम अगर बात करें मोइजी काल में, तो मोइजी काल में देखते हैं कि इन्होंने औद्योगिकरण को इंपॉर्टेंस दी। कृषि से हटकर अपने देश में अर्थव्यवस्था जो थी वो औद्योगिक आधारित बना लिया। जो नई सरकार बनी उन्होंने उद्योग धंधे और पश्चिमी तकनीक और ज्ञान को अपनाया और बड़ी संख्या में कारखाने और उद्योगों की स्थापना की, चाहे वो उद्योग धातु आधारित हो, वस्त्र उद्योग हो या कोई अन्य। इसके अलावा इन्होंने सार्वजनिक कार्य और संरचना पे भी विकास दिया। जैसे कि इसमें देखते हैं कि केवल सड़क मार्ग ही नहीं बल्कि इन्होंने रेल मार्ग के नेटवर्क को बिछाया। इसके अलावा इन्होंने जो है बिजली और टेलीग्राम जैसी नई प्रौद्योगिकी क्षमताएं थी उनका विकास किया। इसके अलावा यहाँ पे हमें स्वतंत्र व्यापार और पूंजीवाद का परिवहन देखने को मिलता है। मोइजी काल में हम देखते हैं कि जो पुरानी प्रतिबंधता थी, सामंती व्यवस्था में जो व्यापारों पे प्रतिबंध लगाए थे
उसको हटा दिया गया, व्यापार पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया और औद्योगिक क्षमता का विकास किया गया। इसमें तमाम कृषि सुधार भी किए गए। प्रारंभ में हम देखते हैं कि जो पूर्व जापान का औद्योगिकरण था या जो आधुनिकरण था, तो उसमें देखते हैं कि सारा कुछ कृषि पे डिपेंडेंट था, लेकिन कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई विशेष काम नहीं किया गया। कृषि व्यवस्था में सुधार पे कोई काम नहीं किया, लेकिन मोइजी काल में कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए काम किया गया। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा और श्रमिकों की शक्ति के रूप में भी काम किया। जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको सुदृढ़ किया, श्रमिकों को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया ताकि वो बेहतर कार्य कर सके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है शॉर्ट नोट्स, जापानी इतिहास के अध्ययन संबंधी दृष्टिकोण और आइनू पत्रकारिता का उदय। तो अगर हम जापानी इतिहास के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की बात करें तो इसमें कई विभिन्न दृष्टिकोणों का विकास हुआ, जिसमें अगर हम सबसे पहले प्रारंभिक दृष्टिकोण देखें तो प्रारंभिक दृष्टिकोण में एक वर्तमान से अतीत तक की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें जापान की ऐतिहासिक घटनाओं को एक स्थिर और संतुलित दृष्टिकोण से समझा जाता है। इस दृष्टिकोण में बात करें तो जापान की जो सांस्कृतिक धरोहर थी, उनकी जो परंपरा थी, उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। किसमें? प्रारंभिक दृष्टिकोण के अंदर में 19वीं और 20वीं सदी में अगर हम बात करें, विशेषकर साम्राज्यवाद का जो दौर था, तो उसमें देखते हैं कि इतिहास लेखन ने एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को अपनाया और जापान के साम्राज्यवादी गौरव को प्रमुखता दी। इसके बाद अगर हम समकालीन अध्ययन को देखें तो जापान का जो इतिहास है उसे वैश्विक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की गई और पश्चिमी इतिहासकारों ने जापान के विकास को पश्चिमी देशों के साथ तुलना करके देखा कि जापान का जो इतिहास है या उसकी सांस्कृतिक विशेषता है या जो उसकी सामाजिक बदलाव है वो पश्चिमी संस्कृति से समाज से किस प्रकार से भिन्न है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका आइनू पत्रकारिता का उदय। तो आइनू पत्रकारिता का उदय जापान में आइनू समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की पुनर्स्थापना के प्रयासों से जुड़ा हुआ है। जापान का जो आइनू एक समुदाय था, उसी के द्वारा आइनू पत्रकारिता का जो है शुरुआत होती है, और ये शुरुआत होती है इसलिए ताकि उसकी संस्कृति और जो सामाजिक पहचान है किसकी? आइनू संप्रदाय की, आइनू समुदाय की, तो उसको बनाया रखा जा सके। आइनू जो थे वो जापान के उत्तरी हिस्सों में रहते थे, विशेष रूप से एक वहाँ का क्षेत्र था होकाइडो क्षेत्र था, तो होकाइडो क्षेत्र के ये निवासी थे, तो होकाइडो क्षेत्र में रहते थे। और इनको ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये बहुसंस्कृतिवाद जो जापान था, जो बहुसंस्कृति जापान था, उसमें ये इनको उत्पीड़न और बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। इसलिए ये उत्तरी हिस्से में जापान के एक अलग थलग हिस्से में रहते थे। और 20वीं शताब्दी के मध्य में जो आइनू समुदाय है उसने अपनी संस्कृति और भाषा और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैली और जागरूकता बढ़ाने और फैलाने के लिए पत्रकारिता का सहारा लिया और इसी पत्रकारिता को आइनू पत्रकारिता का नाम दिया गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी हो चुका है, अब बाकी क्वेश्चंस आप पीडीएफ के माध्यम से कर लेंगे। इस वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।